नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट टॉपिक है एनसीईआरटी 11th फिजिक्स का ग्रेविटेशन। जैसा कि आप जानते हैं ग्रेविटेशन जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी भी बहुत है, लेकिन इसके कुछ कंसेप्ट बहुत प्यारे हैं। जिनको समझ में आएगा वो तो फील कर ही रहे होंगे कि कितने इंटरेस्टिंग है ये। हमारी चारों ओर जो अर्थ है, यूनिवर्स है, ये कैसे बिहेव कर रहा है, क्या बिहेवियर है इसका। और जो नहीं समझे हैं उनको समझने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट जिसमें है ग्रेविटेशन। सबसे पहले ये ग्रेविटेशन होता क्या है। तो एक्चुअली क्या है, ये ग्रेविटेशन जो टर्म है ये क्या यूनिवर्सल टर्म है। ठीक है, ग्रेविटेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल टर्म कहते हैं। तो इसमें क्या है, यूनिवर्सल टर्म है मतलब पूरे यूनिवर्स में ये लागू होती है। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, ग्रेविटेशन को अर्थ से, ग्रेविटी से रिलेट करते हैं। ये थोड़ा सा रॉन्ग है। कभी भी ग्रेविटेशन को आप ग्रेविटी से रिलेट मत कीजिएगा। हाँ, ग्रेविटी भी इसका एक पार्ट है, लेकिन ग्रेविटेशन क्या है, यूनिवर्सल टर्म है। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक फोर्स है। ठीक है, इट इज ए यूनिवर्सल फोर्स, एक यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उन ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, उसमें सब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल टेंशन कहते हैं। उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो एक प्रॉपर्टी है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होना, ठीक है ना, ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक, यानी इट इज ए कहना तो थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, या इट इज रिलेटेड विथ। ठीक, यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहे हैं इस यूनिवर्स के अंदर, एवरी टू ऑब्जेक्ट, कोई भी दो पेयर है, किसी का भी पेयर बना लीजिए, वो क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस अट्रैक्ट करने के फिनोमिना को, जो ये प्रॉपर्टी है इस यूनिवर्स की, उसे ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक, अब जब हम, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कोई दो ऑब्जेक्ट की और उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, अर्थ हो जाए। ठीक है, जब अर्थ हो जाए तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, यानी कि इट इज कहना तो इट इज रिलेटेड विथ यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज रिलेटेड विथ, ठीक है ना, ये रिलेटेड है ये फिनोमिना ग्रेविटेशन। और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो ऑब्जेक्ट के बीच से, जब उन दोनों के बीच में से कोई एक ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे, ग्रेविटी कहेंगे। इज ग्रेविटी। ठीक है, यानी आज के बाद कोई भी ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अर्थ का नहीं होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, और ये क्या है, इस यूनिवर्स के एवरी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है। और ग्रेविटी की बात करते हैं तब दैट इंडिविजुअल पर्टिकुलर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो तब उसे ग्रेविटी कहेंगे, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ठीक है। तो अब बात आती है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या है, ये क्या है, सबसे पहले तो एक वीक फोर्स है, वीक बेसिक फोर्स। ठीक है, ये सबसे वीक बेसिक फोर्स है। चार फोर क्या है, फोर इसमें क्या है, कितने बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं हमारे इस यूनिवर्स के अंदर, उनमें से सबसे वीकर जो फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स, जहां भी फोर्स की बात आ जाती है तो वो फोर्स क्या होता है, वेक्टर ही होता है। ठीक, तो ये एक कंफ्यूजन है जो कई बार मेरे तो था ही था, और जब मेरा टीचर ने दूर किया उसके बाद में मुझे लगा अरे ऐसा है क्या। और हर कॉमन स्टूडेंट क्या करता है, ग्रेविटेशन को और ग्रेविटी दोनों को अर्थ से जोड़ता है, जबकि नहीं है। ग्रेविटेशन यूनिवर्सल टर्म है और ग्रेविटी एक इंडिविजुअल यानी अर्थ की टर्म, अर्थ से रिलेटेड है। ठीक, अब है फ्री फॉल। फ्री फॉल ये भी एक टर्म है, हमने क्या कि पीछे भी काम में लिया है। ठीक है, पीछे हमने काम में भी लिया, तो फ्री फॉल टर्म उसका भी आपको मालूम होना चाहिए। ये फ्री फॉल क्या है, यहां भी हमें क्या करना होगा, फ्री फॉल हम जब बात कर रहे हैं फ्री फॉल की, तो वो अर्थ के उसमें ही बात कर रहे हैं। ग्रेविटी इफेक्ट यानी फॉल अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब हालांकि क्या है, वैसे तो ये वैक्यूम में होनी चाहिए, फ्री फॉल का एक्चुअल कैलकुलेशन है ना वो क्या वैक्यूम में होनी चाहिए, लेकिन वो वैक्यूम में ना होकर के वो क्या होती है, ठीक है ना, एयर की प्रेजेंस में होती है। एयर तो हम क्या करते हैं, एयर की वजह से उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, उसे हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो फ्री फॉल कहाँ होता है, वैक्यूम में होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज फॉल अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल, देखो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ये कहना जरूरी है। ठीक है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, और इसको मैं क्या कर सकता, इसकी सबको, इन सबको, इतनी बड़ी इस लाइन को मैं सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकता हूं। इन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम के अंदर इट इज फॉल अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इन वैक्यूम। ठीक है, अगर वैक्यूम में हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। ठीक, ये फ्री फॉल के बारे में बताया गया था। अब क्या है जो ग्रेविटी है, ठीक है, तो ग्रेविटी भी क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो एफ है, तो उस एफ की वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में, एम जी होती है, एम जी होती है। तो एम जी होती है तो देखिए इसके अंदर क्या है, एम क्या है, मास है, और जी क्या है, एक्सीलरेशन है। ठीक है, लेकिन ये जी क्या है, प्रोवाइडेड बाय अर्थ, जी इज प्रोवाइडेड बाय अर्थ। तो अर्थ है, ठीक है, जी इज प्रोवाइडेड बाय अर्थ। तो इसे हम क्या कह देते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये जी है, जी की जो वैल्यू है ये क्या करती है, जी इज वेरिएबल। ठीक है, जी क्या है, वेरिएबल है, हालांकि जी क्या है, वेरिएबल है, बट
अब क्या जी वेरिएबल है और जी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होते हैं, किन किन फिजिकल क्वांटिटीज का के पैरामीटर्स का इसके ऊपर इफेक्ट होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इंडिविजुअल इंडिविजुअल पैरामीटर का इसके ऊपर इफेक्ट डिटेल में करेंगे और कैसे होता है, किस वैल्यूएशन का होता है, उसका हम इंडिविजुअल स्टडी करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको इतना सा सिंपल एंड सिंपल एक नोट में बताना चाहूंगा, वो ये है कि जी इज वेरिएबल, जी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। बट नियर अर्थ सरफेस, सॉरी, ठीक है ना, अर्थ सरफेस, its value is assumed, इसको assumed किया जाता है कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू को क्या एज्यूम किया जाता है कि ये कांस्टेंट है, हालांकि वो भी वेरिएबल होती है, लेकिन क्या है उसके वेरिएशन इतना कम होता है, मतलब जब उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं तो वो वेरिएशन इतना कम होता है कि हम क्या करते हैं, कई बार स्टडी करते हुए या कई बार ज़्यादातर समय अर्थ के नज़दीक या अर्थ से कम हाइट के ऊपर उसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट ही एज्यूम करते हैं, पर एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जी इज ऑलवेज, स्मॉल जी इज ऑलवेज वेरिएबल या स्मॉल जी। एक और ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल जी है, स्मॉल जी और कैपिटल जी बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स है, ये याद रखिएगा। तो स्मॉल जी क्या है, वेरिएबल है, लेकिन अर्थ के सरफेस के नजदीक इसको क्या कांस्टेंट एज्यूम किया जाता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। दो बातें लिखिए आप, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, ठीक है। कांस्टेंट एंड मैक्सिमम है, और जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और अर्थ सरफेस के नियर की वैल्यू ये है जी की वैल्यू, ठीक है। यानी कि अर्थ की सरफेस के नजदीक, इसको मैं रब कर दूं। अभी देखिए, आप ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जी के बारे में ना, स्मॉल जी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है जा रहा है, वो ये है कि अर्थ की सरफेस है, तो अर्थ की सरफेस में क्या है, ये जी क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी कुछ एक, ठीक है ना, नॉर्मल हाइट तक इसकी जी की वैल्यू को कांस्टेंट ही माना जाता है। कैलकुलेशंस के अंदर जी को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ही मानते हैं, ठीक है ना। थोड़ी बहुत हाइट तक, 1-8 किलोमीटर तक, या हाल, ठीक है ना, जितनी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, जब लेसर एक्यूरेसी की आवश्यकता है कैलकुलेशन में, तब तक क्या करते हैं, हम जी को कांस्टेंट ही मानते हैं, ठीक है। अब एक टर्म और आती है इसी चैप्टर से रिलेटेड, वो है वेट, ठीक है। वेट, अब वेट क्या होता है, देखिए ये आपकी अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या, कोई भी कहीं भी कोई एक ऑब्जेक्ट है एम, ठीक है, उसका मास कितना है, ऑब्जेक्ट का मास एम है, ठीक। तो अब वेट एक क्या है, एक टर्म है, ठीक। वेट की यूनिट हम क्या करते हैं, केजी, और डे टू डे लैंग्वेज में बोलते हैं केजी वगैरह, है ना, केजी, ग्राम, 1000 केजी, टन्स वगैरह, ये वेट करते हैं, लेकिन ये सब वेट की यूनिट नहीं है। आज से पहले भी हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और आज फिर मैं आपको थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करके बताना चाहूंगा कि वेट की यूनिट ये नहीं होती है। अब एक्चुअली में वेट होता क्या है, पहली बात है ना, वेट क्या होता है, वेट होता है, इट इज फोर्स ऑफ पुल बाय अर्थ, फोर्स ऑफ पुल यानी खींचने का फोर्स, जिसमें ये खींचता है, इट इज फोर्स ऑफ पुल बाय अर्थ, इट इज फोर्स ऑफ पुल बाय अर्थ बाय विच एवरी ऑब्जेक्ट, या चलो इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा स्टाइलिश लिख सकते हैं, इट इज फोर्स बाय विच एवरी ऑब्जेक्ट, या बाय विच, एवरी की बात क्यों बात करते हैं हम, तो पर्टिकुलर की बात करें, बाय विच ऑब्जेक्ट
is pulled by अर्थ। तो देखिए वेट जो होता है ना वो क्या है, फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है। वो फोर्स है जिस फोर्स के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को जो किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा फोर्स जिसकी डायरेक्शन ये होगी, तो वो फोर्स क्या है, पुल है, मतलब वेट है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी, यानी वेट इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी हो गया। तो इसकी यूनिट एक्चुअल में क्या होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन। ठीक है, तो यानी वेट हमेशा न्यूटन में मेजर किया जाएगा। अब आप कहेंगे, अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज होगा, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा वेट, हम कहते हैं मेरा वेट 78 kg है, मेरा वेट 60 kg है, मेरे बच्ची का वेट 25 kg है, ये है, इस तरह से क्यों बोला जाता है? दरअसल में ऐसा इसलिए बोला जाता है उसको बोलने की वजह ये है कि कॉमन मैन भी उसको समझ सके। तो एक्चुअल में वेट तो उसका 78 ही होता है, लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं कि कोई भी, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट 6 ऑब्जेक्ट है ना, जैसे मान लीजिए 6 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 2 3 4, चलो 4 ही ऑब्जेक्ट्स है, इनका वेट है 60 kg, 20 kg, 25 kg और 30 kg, ये वेट। अगर मैंने कोई कॉमन मैन ऐसा बोलता है तो एक्चुअल में उसका वेट क्या है, 60 जी kg है, नहीं सॉरी 60 जी है। ठीक है, 60 जी उसका वेट है। ठीक है, और इसका क्या है 20 जी, इसका है 25 जी और इसका है 30 जी। तो अब देखिए क्या है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर कॉमन क्या है, ये जी क्या है, हर एक में कॉमन है। क्यों? क्योंकि अर्थ के सरफेस के नजदीक में क्या होता है, जी क्या है, एक ही रहेगा। अब यदि मैं इनको, इसको और इसको कंपेयर करता हूं तो इनका रेशियो क्या हो गया, ये इसका क्या है 3 गुना है, इसका ये क्या है 3 गुना है, और ध्यान से देखिए जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी 3 गुना है, जिसमें जी शामिल है। ठीक है, वो भी 3 गुना है। तो हम क्या कर सकते थे भाई, कॉमन मैन कंफ्यूज ना हो, कॉमन मैन कंफ्यूज ना हो, तो उसको, उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या, वो कंफ्यूज ना हो, इस वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, वेट को 60G 20G ना बोल करके इसको हम एक्चुअल में क्या है 60 kg 20 kg और 25 kg ही बोल देते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, 60G भी वेट बोलना किसी का गलत है, एक्चुअल में 60G भी गलत है। क्यों गलत है, उसकी मतलब गलत नहीं कहूंगा, उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। ये 60G एक्चुअल में वेट नहीं है, ये क्या है, वेट ऑन अर्थ है, वेट ऑन अर्थ है। इस वजह से हम इसको 60G, कॉमन मैन को समझाने के लिए 60 kg ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है 60G की टर्म में जो वेट है वो तो क्या है, वेरिएबल हो जाता है, वो वेरिएबल हो जाता है। लेकिन जब हम उसको वेट को 60 kg के रूप में बोलते हैं तो वो क्या वेरिएबल नहीं होता है, वो चाहे आप कहीं भी जाइए, किसी भी यूनिवर्स में चले जाइए, वो 60 kg के कंपेरेटिव टर्म में ही बोला जाएगा, तो गलत नहीं होगा। यानी कि वहां क्या करना होगा, क्योंकि ये जी क्या है, वेरिएबल है, हर जगह जी वेरिएबल है, इस वजह से दो रीजन है ना, इसको जी को वेट में कॉमन लैंग्वेज में शामिल नहीं करने की दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि कॉमन मैन कंफ्यूज ना हो, दूसरी वजह यह है क्योंकि ये अगर हम इसको जी ले लेते हैं तो क्या होता है, ये जी जो है ना ये क्या वेरिएबल है, तो वेरिएबल है, इस वजह से क्या है इसको हम हर जगह हम बोलेंगे, कहीं भी बोलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस जगह के बारे में बोलना, उस प्लेस के बारे में बोलना जरूरी होगा। अगर मैं बात करता हूं 60G किसी का वेट बोलता हूं तो मुझे ये बताना होगा कि यहां पे G क्या है, G इज व्हाट, G है क्या, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं 60 kg 20 kg 25 kg और 30 kg की बात करता हूं तो कंपेयर करते वक्त हम क्या कहेंगे कि उन सब का ऊपर जो अप्लाइंग G था वो क्या एक ही था, यानी ये सभी क्या है एक ही सिचुएशन में मेजर किए गए हैं। ठीक है,
तो इस वजह से वेट जो है वो इस फॉर्म में किया है, मतलब कॉमन लैंग्वेज उसको क्या करते हैं, केजी के अंदर ही कर दिया जाता है। एक्चुअल में वेट जो है वो क्या है, फोर्स, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ है या पुल है, ठीक है ना, बाय जिसके द्वारा पुल की थी उसे वो वेट होता है। ठीक, अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर का सबसे या फर्स्ट इंपॉर्टेंट वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ, या न्यूटन्स लॉ के बजाय क्या कहेंगे, इसमें एक वर्ड और ऐड करना पड़ेगा, वो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए इसमें मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं बोला, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला है। तो इसमें क्या है, नाम से ही पता लगता है, नाम में थोड़ा सा देखिए यहीं से स्टार्ट करते थे, न्यूटन के द्वारा, न्यूटन्स हमारे ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन के द्वारा दिया गया। दूसरी बात ये लॉ है, ग्रेविटेशन का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट है। और तीसरा इसके अंदर जो है यूनिवर्सल वर्ड इसलिए काम में लिया गया है कि ये क्या करता है, पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है। जो भी हमारे पास यूनिवर्स है, जिस भी यूनिवर्स को हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हो, पूरे यूनिवर्स के हर पार्ट पे क्या होगा, ये लॉ अप्लाई करेगा। इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे। ठीक है, हर जगह, हर मीडियम में, हर जगह ये क्या होगा, सेम ही लॉ लगेगा। और ये लॉ क्या होता है, वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है ना, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आता है। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये है क्या, इसका चलो इसका स्टेटमेंट और इसके जो फॉर्मूले या इसका हम वो पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक नॉर्मल सी बात, ये न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट कुछ डे टू डे लाइफ के अंदर कुछ नॉर्मल से एक्सपेरिमेंट और किए थे, उनमें से कुछ 2-3 बातें और बताना चाहूँगा। सेब वाली स्टोरी तो आपने सुनी होगी, सेब उसके ऊपर गिरा था और गिर करके उसको उसके अपने दिमाग में आइडिया आया। एक्चुअल में ये क्या एक स्टोरी है ना, सेब से आइडिया आया, क्या आया, सेब से ही नहीं आया होगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसने ऑब्जर्व की होगी, उनको देख करके उसके मन में आइडिया आया होगा। लेकिन उसको क्या है, ये ऐसे ही एक स्टेटमेंट के द्वारा बताना था भाई कि एक, यानी कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी सेब जो क्या है एक्चुअल में फॉलिंग ऑब्जेक्ट या अट्रैक्टेड ऑब्जेक्ट या पुल्ड ऑब्जेक्ट की को रिप्रेजेंट करता है। सेब एक्चुअल में क्या करता है, एप्पल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पुल्ड ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है। यानी न्यूटन्स ने जितने भी पुल्ड ऑब्जेक्ट थे उनको देख करके न्यूटन्स जो फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमारे को यूनिवर्स को दिया था, ठीक है ना। अब हुआ क्या था, ठीक है, तो एक तो वो एप्पल्स वाली स्टोरी है, तो एप्पल वाली स्टोरी को और आपको मैं ये और कहना चाहूँगा कि न्यूटन से पहले भी हमारे जो साइंटिस्ट, हमारे जो इंडिया के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बहुत सी थ्योरीज वगैरह दी थी, बहुत सारे वेदों में बहुत सारे दिए थे, जिनके अंदर क्या है पहले से ही इनका वो था, लेकिन उनको हम क्या कर रहे थे, ज्ञान को बांट नहीं पाए थे, उसको फैला नहीं पाए थे, उसको दुनिया को बता नहीं पाए थे। इस वजह से सारा श्रेय कोई और ले गए, वरना इसका श्रेय हमारे इंडियन साइंटिस्ट को भी मिल सकता था। अब देखिए आप, जो न्यूटन है उसने क्या किया, सबसे पहले कि जो ये लॉ उसने बनाया है, जो कुछ भी किया, उसको क्या है, उसने देखा कि ये तो केवल अर्थ पे ही लागू नहीं होता है, इस धरती पे ही लागू नहीं होता है, अर्थ पे ही, ये तो पूरे यूनिवर्स में लागू होता है। तो उसने क्या किया, यूनिवर्स में लागू होता है, तो सबसे पहले उसने मून से रिलेटेड एक मून टेस्ट किया, मून टेस्ट है ना, ये मून से रिलेटेड उसने एक ऑब्जर्वेशन किया। तो देखिए क्या है, अब हम क्या जानते हैं, ग्रेविटेशन तो जानते हैं कि भाई कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जो एक क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, अर्थ है, ये ई, ठीक, और इसकी एक है रेडियस है आर ई, ठीक है, अर्थ की रेडियस है आर ई, सेंटर से है ना, अर्थ की रेडियस है। इससे क्या है, इसके सेंटर से
सेंटर से आर डिस्टेंस पे क्या है, देखिए सेंटर से आर डिस्टेंस पे क्या है, मून। ये क्या है आपका मून है, ठीक। और इसकी डिस्टेंस क्या, इसके सेंटर से, दोनों के, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, मून जो है इस अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, हम सब जानते हैं, ठीक है ना, मून मोशन करता ही करता है। तो अब वो मोशन कर रहा है, तो मोशन कर क्यों रहा है, मोशन कर रहा है तो वो कर क्यों रहा है, उसकी वजह है एक सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है उसकी वजह, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसको क्या हो रहा है, एक सेंटर की तरफ मून पे एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से ये जो मून है वो अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो क्या है, पहला तरीका तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की सहायता से भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, हम सेंट्रीपिटल फोर्स के और जो फॉर्मूले हैं उनकी सहायता से निकाल सकते थे। तो देखिए अब क्या है, ये अर्थ है, अर्थ का यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मून पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो ये मैं क्या दूंगा, एफ सी। अब एफ सी देखिए क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एफ सी होगा क्या, एम वी एम स्क्वायर अपॉन आर, यही होगा फॉर्मूला, ठीक। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना, कोई दिक्कत, एम वी एम स्क्वायर अपॉन आर। और दूसरा हम इसको क्या बोल सकते थे, एम ए सी, मास, और इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, एक्सीलरेशन जो लग रहा है वो है ए सी, जो ए सी लग रहा है उसकी सहायता से हम निकाल सकते थे, ठीक। ध्यान से देखिए, तो ये एम और एम क्या है, एक दूसरे से कट गए, तो यानी ए सी जो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो ए सी लग रहा है, वो क्या हो गया, वी एम स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ मून है, इसमें कोई दिक्कत, कोई कुछ भी नहीं है ना, नई बात। तो अब हमने क्या किया, वी एम स्क्वायर अपॉन आर है, ये वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मून है, तो इसको हमने क्या किया, क्योंकि हमें ये तो पता ही है, अब हम क्या करते हैं, 2 पाई आर के द्वारा क्या कर लेते हैं, 2 पाई आर से डिस्टेंस ले लेते हैं, और डिस्टेंस को क्या करते हैं, टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है उससे जब हम क्या करते हैं, जब हम उससे डिवाइड करते हैं, तो कैलकुलेशन करके और आर से कैलकुलेशन करके हम ए सी की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट की तो वो कितनी निकली, 2 ठीक है, 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू निकली। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट किए, वो ऐसे फाइंड आउट किए कि हम क्या करते हैं कि आर जो इसकी डिस्टेंस है वो तो हमें पता ही है, साथ में क्या वेलोसिटी पता करनी है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब हमें क्या मून का जो रेगुलर टाइम है वो पता है, 27.2 डेज ऐसा ऐसा टाइम पीरियड है, और जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, जो फॉर्मूला उससे निकल जाएगी, तो 2 पाई आर को वो करके हम वी वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली। फिर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसको क्या किया, उसको स्क्वायर करके उसको आर से डिवाइड किया, तो एक लंबी छोटी कैलकुलेशन की और उसकी सहायता से एक्सेलरेशन ए सी की वैल्यू हमने निकाली, तो वो क्या निकली, 2.72 इंटू 10⁻³ निकल गई, ठीक है। अब हमको सिर्फ ये इतना सा याद रखना है, बाकी का मैं रब कर दूं, ठीक है, ठीक। चलो अब क्या है, ये करने के बाद में उसने क्या किया, एक स्टडी और की, ठीक है, एक स्टडी उसने और की। उसने क्या किया कि ये जो एसी था, ये जो एसी था, उस एसी को और जी को उसने क्या किया, कंपेयर करना चाहा कि भाई
जो जी की वैल्यू है, अब देखिए क्या है, ये अर्थ है, ये अर्थ क्या है, अब ये सरफेस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा है, जी लग रहा है, और इसी अर्थ के द्वारा इस मून के ऊपर यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या है, एसी है, एसी की वैल्यू ये है। ठीक, तो अब क्या है कि इसने क्या किया, मून इसने स्टडी की तो क्या किया कि भाई जी बाई रेशियो ऑफ जी टू एसी है ना, इस जी का इस एसी के साथ में रेशियो निकालना चाहा, तो उसने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन के अंदर देखा कि एक्चुअल में वो जो रेशियो है वो क्या है, 1/r, ठीक है, 1/r/e स्क्वायर अपॉन 1/r² है, ठीक है, 1/re² अपॉन 1/r² है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो क्या आता है, r² अपॉन re², ठीक है, यानी ये क्या हो गया, r/re का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो हमारे जो साइंटिस्ट है उन्हें पता था कि ये 1/60 के नियर अबाउट है, यानी 1/60 का होल स्क्वायर है, ठीक है, g अपॉन ए सी 1/60 के होल स्क्वायर है, तो यानी g इज इक्वल टू क्या हो गया, g अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/3600 है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ए सी इज इक्वल टू जी अपॉन 3600 इज इक्वल टू 9.8 अपॉन 3600। जब इस वैल्यू इस तरीके से इनकी रिलेशनशिप की सहायता से भी जब एसी की वैल्यू निकाली गई तो वो भी इतनी ही आएगी। इससे क्या हुआ, ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट से न्यूटन ने एक ऑब्जर्वेशन को फील किया। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी, वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो g की वैल्यू है तो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उन ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन तो ये थी और कुछ ऑब्जर्वेशन और थी। तो इस तरह से उसने क्या किए, कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। अभी तो अपन को देख के बड़ा इजी लग रहा है, ये तो बहुत आसान सा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं था। हजारों एक्सपेरिमेंट्स करने के, हजारों कैलकुलेशंस, पता नहीं कितने नंबर ऑफ कैलकुलेशंस करने के बाद ये रिलेशनशिप उनको फाइंड आउट हो पाई थी। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में न्यूटन्स ने क्या किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। अब देखिए, एक पार्ट है वो तो मैंने आपको बता दिया कि भाई वो कैसे एसी कैसे फाइंड आउट किया था, या कैसे उनकी वैल्यू के अंदर चेंजेस ज़रा वो फाइंड आउट किया, ये तो मैंने आपको बता दिया। बाकी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उन सब एक्सपेरिमेंट्स की सहायता से, उनमें से ये पीछे बताया गया एक एक्सपेरिमेंट या एक मून टेस्ट भी एक पार्ट है, उन सब की सहायता से न्यूटन ने क्या किया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। तो उसका स्टेटमेंट देखिए क्या है, फिर हम दिया तो उसका एक स्टेटमेंट बना। तो वो स्टेटमेंट ये है, एवरी टू ऑब्जेक्ट्स, या एनी टू कह दे तो भी ज्यादा ठीक है, एनी टू, ठीक, एनी टू कहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स, देखिए अब ये क्या है किसके अंदर, इन यूनिवर्स attract each other by force, एक फोर्स के द्वारा, विच इज, ये फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टेड बाय ए फोर्स, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों अट्रैक्ट ईच अदर बाय फोर्स विच इज directly proportional to product of their masses
and inversely proportional to square of distance between them. ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि क्या था, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है प्रोडक्ट ऑफ मास m1 इंटू m2। ठीक है, और दूसरा क्या है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, अब क्या है, हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं। दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, दोनों को कंबाइन करते हैं तो बन जाएगा, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच डिस्टेंस कितनी है, r है, ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो जो फोर्स है, वो फोर्स क्या है, m1 और m2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान से देखिए आप, F इज कंबाइंड, इनको हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। यही होता है। अब क्या है, हम जानते हैं, आज से कब से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कोई एक रिलेशनशिप होती है, उसको इक्वल में बदलने के लिए हमें एक कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r²। ठीक है, तो इसकी सहायता से क्या है, हमें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिल गया। यही क्या है, फॉर्मूला है, इट इज फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि और एवरी टू ऑब्जेक्ट in universe mutually attract each other with equal and opposite force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to distance between them। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब देखिए अब क्या है, अब G, कैपिटल G, ठीक है, तो कैपिटल G इज यूनिवर्सल। अब ये क्या है, यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब पहली बात तो ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि इट इज कांस्टेंट इन यूनिवर्स, ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इट्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये क्या होता है, कोई दो ऑब्जेक्ट है, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर मीडियम चेंज होता है तब भी चेंज नहीं होता है। इट्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, समझ गए। यानी कि अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट को एयर में रखेंगे तब भी उनके बीच में क्या होगा, G की वैल्यू वही रहेगी, और जब हम इसको पानी में रखेंगे तब भी वही रहेगी, वैक्यूम में रखेंगे तब भी वही रहेगी। अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी मीडियम के बीच में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, या स्पेस में रख दीजिए तब भी इसकी वैल्यू क्या है, यही रहेगी, या ऑयल में रख दीजिए तब भी यही रहेगी। ठीक है ना, तो मीडियम, दोनों के बीच में जो मीडियम उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, और दुनिया के हर पार्ट पे ये काम करता, एक ही रहता है, इस वजह से इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखिए अब क्या है, तो G होगा क्या, G क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू G व्हेन, ये क्या हो जाए, यूनिट हो जाए, इसको पहले मास को भी यूनिट ले लें, दूसरे को भी यूनिट ले लें, और इनके बीच में डिस्टेंस है वो भी यूनिट ले लें, 1²। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू G हो जाएगा। तो हम G को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन G is the force of attraction
between two unit mass kept at unit distance। यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका क्या है मास क्या है यूनिट हो 1 और 1, ठीक है। अब हम जब जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम जैसे मान लो ऐसा ही सिस्टम में बात करते हैं तो उनका मास क्या हो 1 kg एंड 1 kg, और उन दोनों के बीच के सेंटर के बीच डिस्टेंस कितनी हो 1 मीटर। तो अगर ऐसा हो ऐसा ही सिस्टम के अंदर तो F इज टू क्या हो जाएगा G हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी उस स्थिति में G इज टू 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है आपका कैपिटल G है और इसकी वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट था, इसी के साथ इसको समझ लीजिए। और ये यूनिवर्सल लॉ है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके अदर पार्ट्स पढ़ेंगे। अभी तक ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और यहाँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको पसंद आया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।